Hello everyone. Now we are going to understand formulation of a research problem. So what is a research problem basically? So research problem is any question that you want answered and any assumption that you want to challenge or investigate can become a research problem or a research topic for your study. However, it is important to remember that not all the questions can be transformed into research problems and some may prove to be extremely difficult to study. Now we are going to understand ये है रिसर्च प्रॉब्लम कि कोई भी क्वेश्चन जो हम अनआंसर्ड है, कोई भी अजम्पशन जो हम चैलेंज करना चाहते हैं, इन्वेस्टिगेट करना चाहते हैं, वो रिसर्च प्रॉब्लम होती है. ठीक है, बट ये ऐसा नहीं है कि सारे क्वेश्चंस जो हैं वो रिसर्च प्रॉब्लम है. नो, दैट्स नॉट. नाउ वी आर गोइंग टू अंडरस्टैंड व्हाट इज फॉर्मुलेशन ऑफ अ रिसर्च प्रॉब्लम and it's the most important step in research progress. Why? Because it is the foundation in terms of design on which you build the whole study. Any defects in it will adversely affect the validity and reliability of your work. So it is like the identification of a destination before undertaking a journey पे जाने से पहले identification of a destination. So in absence of identification, it is impossible to identify the shortest or indeed any route. अगर destination ही नहीं पता होगी तो हमें route कैसे पता चलेगा? Now it is like the input to study and output क्या है? The quality of contents of a research report and validity of associations is entirely dependent upon it. So formulating a research problem is like an input to study and output is the quality content of a research report and validity of association is entirely dependent on it. ठीक है ना भाई, कोई भी अगर डिफेक्ट आएगा तो वो वैलिडिटी रिलायबिलिटी को अफेक्ट करेगा. ये फाउंडेशन है इन टर्म्स ऑफ डिज़ाइन जो हमारा पूरा होल स्टडी बिल्डअप करता है. तो कहीं भी जाने से पहले जिससे डेस्टिनेशन का पता होना ज़रूरी है, ऐसे ही फॉर्मुलेटिंग अ रिसर्च प्रॉब्लम पता होने चाहिए. एग्जाम्पल देख लेते हैं और ये स्टेप्स भी देख लेते हैं कैसे रिसर्च प्रॉब्लम को फॉर्मुलेट करते हैं. मान लो जैसे अल्कोहल के बारे में, अल्कोहलिज्म के बारे में पढ़ना है, तो पहला स्टेप क्या है? आइडेंटिफाई करना. अब आइडेंटिफाई किससे करेंगे? अल्कोहलिज्म को. दूसरा स्टेप डाइसेक्ट करो कि प्रोफाइल क्या है अल्कोहलिक की, कॉज क्या है अल्कोहलिक के, क्या प्रोसेस है अल्कोहलिक बनने का, क्या इफ़ेक्ट होता है अल्कोहलिज्म का फैमिली पर, कम्युनिटी की एटीट्यूड क्या है अल्कोहल को लेके, इफ़ेक्टिवनेस क्या है ट्रीटमेंट मॉडल की. फिर स्टेप 3 क्या करोगे? सेलेक्ट करोगे. किसको सेलेक्ट करोगे? अब ये जो हमने डाइसेक्शन किया तो इसमें से हमने एक टॉपिक चूज़ कर लिया कि मैं सेलेक्ट करूँगी अल्कोहलिज्म के फैमिली पे इफेक्ट. तो अब फिर मन में क्वेश्चन आएंगे कि मैरिटल स्टेटस पे क्या इफेक्ट पड़ जाएगा, रिलेशन पे, चिल्ड्रन की लाइफ पे क्या असर आएगा, फाइनेंस पे क्या असर आएगा. ठीक है ना. फिर क्वेश्चंस को फॉर्मुलेट करेंगे. स्टेप 5 होगा क्वेश्चन फॉर्मुलेट होंगे. जैसे कि क्वेश्चन फॉर्मुलेट होंगे क्या कि हम बोलेंगे कि मेन ऑब्जेक्टिव है फैमिली का, भाई फैमिली पे इफ़ेक्ट क्या है अल्कोहल का, ये तो मेन ऑब्जेक्टिव हो गया. फिर सब ऑब्जेक्टिव क्या है कि मैरिटल रिलेशन पे क्या इफ़ेक्ट है, चिल्ड्रन पे और उनके फाइनेंस पे. फिर स्टेप 6 हम क्या करेंगे? मेक श्योर करेंगे कि जो हमारा वर्क हमने लिया है अपने हाथ में, वर्क जो हमने इन्वॉल्व किया है, क्या हमारे पास टाइम अवेलेबल है, फाइनेंस रिसोर्सेज हैं हमारे पास जो हम रिसर्च करने वाले हैं उसके लिए, हमारे पे क्या टेक्निकल टीम है. फिर स्टेप 7 है डबल चेक करेंगे कि क्या हम रियली इंटरेस्टेड हैं इस टॉपिक में. इंटरेस्टेड हैं तो क्या हमारे पे एडिक्वेट रिसोर्सेज हैं, टेक्निकल एक्सपर्ट हैं. तो ये सब स्टेप होंगे. ठीक है ना. अब हम बात करते हैं आगे. नाउ फर्दर लेट्स अंडरस्टैंड व्हाट आर द सोर्सेज. रिसर्च की जो प्रॉब्लम है ना, कोई भी जो क्वेश्चन ऑर्गेनाइज होता है या मतलब हमारा अजम्पशन होती है जो हम पता करना चाहते हैं, तो ये 4 पी के आसपास घूमती हैं. अब ये पी कौन है? पीपल, लोग बाग, प्रॉब्लम्स, प्रोग्राम, फिनोमिना.
तो अब 1 में select a group of individuals to examine the existence of certain issues or problems relating to their lives and to ascertain them their attitude towards the issue, that's the problem, and to establish the existence of regularity, that is the phenomena, and to evaluate effectiveness of an intervention, that's a program. तो हमने जो ग्रुप ऑफ इंडिविजुअल को सेलेक्ट किया, ठीक है, जिनके बारे में हम प्रॉब्लम्स पढ़ने वाले हैं, तो वो है पीपल, और जो प्रॉब्लम्स हम पढ़ने वाले हैं टू असर्टेन देयर एटीट्यूड टुवर्ड्स इशू, वो कहलाती है प्रॉब्लम. फिर फिनोमिना ये कहता है कि एग्जिस्टेंस ऑफ रेगुलरिटी इज फिनोमिना एंड इवेल्युएटिंग द इफेक्टिवनेस ऑफ एन इंटरवेंशन, दैट्स अ प्रोग्राम. ठीक है. Now let's discuss about considerations in selecting a research problem. तो research problem को select करने के लिए क्या consideration होने चाहिए? पहली consideration है interest. So it is the most important consideration. तो अभी जो रिसर्च का एंडेवर है ये बहुत ज़्यादा टाइम कंज्यूमिंग है और इसमें हार्ड वर्क भी बहुत लगता है. तो अगर जो आप टॉपिक सेलेक्ट कर रहे हो वो आपके इंटरेस्ट का नहीं है तो बहुत डिफ़िकल्ट हो जाएगा और मोटिवेशन भी आपका ख़त्म हो जाएगा. ठीक है. तो रिसर्च प्रॉब्लम के लिए इंटरेस्ट का होना बहुत ज़रूरी है. फिर दूसरा मैग्नीट्यूड, कि वन शुड हैव सफिशेंट नॉलेज अबाउट रिसर्च प्रोसेस टू बी एबल टू विजुअलाइज द वर्क इन्वॉल्व इन द प्रपोज स्टडी. तो एक मैग्नीट्यूड, एक आइडिया होना चाहिए ताकि विजुअलाइजेशन ईजी रहे. तीसरा मेजरमेंट ऑफ कॉन्सेप्ट्स का मेजरमेंट. So if you are using a concept in your study, make sure to be clear about its indicators and the measurements. Fourth step is level of expertise. So make sure you have an adequate level of expertise for the task proposed and allow for the fact that you will learn during the study and receive the help, but you need to do most of the work. तो आप हेल्प ले सकते हैं पर मोस्ट ऑफ द वर्क आपको ही करना है. ठीक है. और आपको इस स्टडी से ज़्यादा लर्निंग भी करनी है. ऑलराइट. नेक्स्ट वी मूव टुवर्ड्स रेलेवेंस. सो सेलेक्ट अ टॉपिक दैट इज़ रेलेवेंस टू यू एज अ प्रोफेशनल. अभी ये नहीं कि प्रोफेशन कोई और है, टॉपिक किसी और रेलेवेंस का है. काम तो है. एंश्योर दैट योर स्टडी एड्स टू द existing body of your knowledge and bridges your current gap. Then we have availability of the data. Data कितना available है. So if topic entails the collection of information from the secondary source, so make sure that data is available in format you want to before the finalize the data topic. Then we have ethical issues. So it's important to formulate a research problem involving ethical issues. Study population may be adversely affect हो जाएगा by some of the question deprived of the intervention. ठीक है. So ये basically considerations थी. कौन कौन सी considerations थी यहाँ मैं लिख देती हूँ. 7 considerations थी. पहला इंटरेस्ट आई, दूसरा मैग्नीट्यूड, तीसरा बताओ मेजरमेंट ऑफ कॉन्सेप्ट, चौथा बताओ लेवल ऑफ एक्सपर्टाइज, देन वी हैव रेलेवेंस, then we have availability of data, and then we have ethical issues. So IMC, so interest, magnitude, measurement of concepts. This E stands for level of expertise. इसकी बजाय L कर दो, LRDE, level of expertise, relevance, data collection and availability, and this ethical issues. ठीक है. Okay, now lastly let's establish operational definition. So what's operational definition? When you define the concept that you plan to use either in your research problem or in identifying the study population in a measurable form, they are called working definition or operational definition. तो जब आप define करते हैं concept that you plan to use either in your research problem or in identifying the
स्टडी पॉपुलेशन इन मेजरेबल फॉर्म, दे आर कॉल्ड वर्किंग डेफिनेशन और ऑपरेशनल डेफिनेशन। तो जब आप डिफाइन करते हो कंसेप्ट को, जो आप प्लान करते हो यूज़ करना, या तो अपने रिसर्च प्रॉब्लम में या फिर स्टडी पॉपुलेशन को आइडेंटिफाई करने में मेजरेबल फॉर्म में, तो वो जो है वो कहलाता है आपका ऑपरेशनल डेफिनेशन। अब हम बात कर लेते हैं कि क्वांटिटेटिव रिसर्च और क्वालिटेटिव रिसर्च में फॉर्मुलेटिंग और रिसर्च प्रॉब्लम में क्या फ़र्क है। तो भाई अगर हम बात करें क्वांटिटेटिव की, क्वांटिटेटिव QT एंड क्वालिटेटिव को मैं QL से डिनोट करती हूँ, ठीक है। तो क्वांटिटेटिव में क्या है, क्वांटिटी, रिसर्च प्रॉब्लम को आपने स्टार्ट करना है डाटा कलेक्शन से पहले डाटा कलेक्शन से पहले आपने इसको स्टार्ट करना है, बिफोर डेटा कलेक्शन। और क्वालिटेटिव में क्या है, आपको रीफॉर्मुलेट करना है। एक बार डाटा कलेक्ट हो भी गया ना, उसके बाद भी आपको इसको सेवरल टाइम रीफॉर्मुलेट करना है। तो आई होप गाइस ये आपको लेक्चर हेल्पफुल रहा होगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग।